चलिए लास्ट, कोई नया स्टूडेंट है जो आज मुझे पहली बार देख रहा है मेरी क्लास में, फर्स्ट टाइम? ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। चलिए, आपकी जूलॉजी की क्लास है अभी, ठीक है। जूलॉजी की क्लास में हमने 2 चैप्टर अभी तक पढ़ लिए हैं, मतलब सॉरी, दूसरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक चैप्टर हमने जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू पढ़ लिया है, और दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ऑलमोस्ट अभी आज के दिन या शायद आधा लेक्चर और लग जाए अगले दिन का, इतने में कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप डाइजेस्टिव सिस्टम के एकदम लास्ट में पहुंचे हैं। तो आज जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, नो डाउट वो पीछे वाले चैप्टर से, पीछे वाले क्लासेस से लिंक, प्लीज आप लोग बात मत करो, पीछे वाली क्लासेस से लिंक करेंगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं बोलूंगी पिछली क्लास में पढ़ा है, ये यहाँ पढ़ा है, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ना। जैसे जैसे चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा, नया चैप्टर, तो सारी चीजें समझ पाओगे। तो किसी भी चैप्टर में आपने, कोई भी स्टूडेंट किसी भी चैप्टर में अगर एकदम बीच से आएगा ना, तो उसको थोड़ा सा, भले वो आगे तक का पढ़ ले, पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। आप एक काम करिएगा, जो लोग भी नए हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डे से क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनमें से किसी की भी नोट्स लीजिएगा जिसके आपको समझ में आए कि हाँ जो लिखा है वो हमसे पढ़ते बन रहा है। उस नोट्स की जेरोक्स करवा लीजिए, या उसकी फोटो खींच के आप थोड़ा थोड़ा करके 2-2 पेज 3-3 पेज लिख के एक कंप्लीट करते चलिए, फिर क्लासेस में आपको समझा भी दिया जाएगा अलग से। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको विलाई पढ़ाया था। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट हमने पढ़ लिए थे, यानी पूरा एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हमने पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ लिया था। देन उसके बाद हमने आगे आपको एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी। हिस्टोलॉजी में ही हमने विलाई वाला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से पाचन तंत्र का जितना भी स्ट्रक्चरल पार्ट है, जितना भी संरचनात्मक भाग जो हमें पढ़ना था, वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या स्टार्ट करेंगे हम? आगे स्टार्ट करेंगे पाचन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, ठीक है। चलिए, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि अगले दिन से एक नियम रहेगा क्लास का। क्लास में जब मैं आऊंगी तो आप में से 5 मिनट सबसे पूछा जाएगा जो पिछला पढ़ा के गई हूँ, ऐसा बोला था? हाँ, कब बोला था? सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे, बोला था ना? बोली थी ना? एक मुश्किल से ऐसे बोल रही है, उसको भी बाकी सब लोग जान जाएंगे कि हाँ बोल रही, तो उसी से दुश्मनी करेंगे अभी। तुम लोग यूनिटी बना लेते हो टीचर के सामने, ऐसा बोल के गई थी तो पूछ लिया जाए। ओके, चलो चलो बेटा बताओ क्या नाम है? इसी बहाने तुम लोगों के नाम भी थोड़े थोड़े याद कर लो, मास्क निकाल के बात करो। दिव्या, ओके, चलो बताओ मुझे, आहार नाल की हिस्टोलॉजी में 4 परतें आपने पढ़ी है, क्या क्या नाम है? नाम नाम गलत बात है, कम से कम नाम तक तो बता ही सकते हो ना। बैठ जाओ। चलो बेटा आप बताओ, सेकंड बेंच, क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताओ। मास्क रिमूव, अनुपा। ओके, चलो बेटा आप बताओ, कौन कौन सी 4 लेयर होती हैं? मास्क रिमूव करके बताओ, तभी सुनाई देगा। आउटर नोन एज, बैठ जाओ। चलो बेटा आप बताओ, क्या नाम है आपका? पहले तो मास्क रिमूव करके बात करना, ठीक है, सुनाई नहीं देता है। लोकेश, ओके, चलो लोकेश बताओ, हिस्टोलॉजी में आपने टोटल 4 लेयर पढ़ी थी। अच्छा, नहीं आए थे आप उसके पहले वाले लेक्चर में? आए थे, चलो उसके पहले का पूछ लेते हैं। हाँ मैडम, ये तो गलत बात है, आपने जब अनाउंसमेंट किया था तब तो मैं था ही नहीं। पूछ ले। ओके, चलो बताओ फिर, फेरिंग्स से 2 दरवाजे होते हैं, फेरिंग्स आगे 2 डोर में ओपन होते हैं, कौन कौन से, क्या क्या नाम है उन डोर के? एक ग्लॉटिस, हाँ, दूसरा गलेट। बैठ जाओ। देखो, ये जो शब्द आपके लिए नए हैं, जब आप बार बार पढ़ने लग जाओगे ना तो अपने आप चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है। चलो बेटा आप बताओ, उधर सेकंड बेंच कॉर्नर, यस यू, मास्क रिमूव करो पहले तो, क्या नाम है? अजय, ओके, चलो आप बताओ, फेरिंग्स में 2 डोर हैं, क्या क्या नाम है? दूसरा डोर कौन सा है? इतना कठिन है यार, जितना तुम लोग रिएक्ट कर रहे हो।
गलेट, ओके। गलेट वाला डोर आगे किस में ओपन होता है? एसोफेगस में। ग्लॉटिस? ट्रैकिया में। ग्लॉटिस में कवर लगा होता है, क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। किसका बना है? यू हैव ऑप्शंस, बोन, कार्टिलेज, ओके। चलो बैठ जाओ। आप बताओ बेटा, थर्ड बेंच इधर, क्या नाम है? हाँ हाँ, आप क्या नाम है? या यरुण? इसका क्या नाम, क्या मतलब होता है यरुण का? नहीं पता? पता करके आना, पूछना अपने घर में। चलो बताओ। लार्ज इंटेस्टाइन में कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? हाँ, याद नहीं आ रहा है? गलत बात है। अब तुम लार्ज इंटेस्टाइन के बताओ पार्ट्स के नाम नहीं बता सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या काम होता है, तो पीछे की चीजें तो लिंक होनी चाहिए। बैठ जाओ। चलो उसके पीछे, जस्ट पीछे आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? मास्क रिमूव करो, मास्क। प्रवीण, ओके। चलो प्रवीण बताओ, बड़ी आंत में 3। अच्छा तुम लोग अपना अपना कॉपी खोल के पढ़ो, एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? जिससे पूछ रही हूँ उसको मैं देख रही हूँ। चलो बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। कोलोन में कितने भाग है, क्या क्या नाम दिए गए थे? सिग्मोइड, वेरी गुड, ओके। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। किससे जुड़ा होता है बेटा? सीकम से जुड़ा होता है। कुछ काम भी करता है क्या? हमारे अंदर तो नहीं करता, पर कुछ ना कुछ तो रहता होगा तभी, पहले कभी। अब नहीं आ रहा है, ओके, वेरी गुड। चलो अगला पॉइंट आप मुझे बताओ। आहार नाल में हमने ऊतकों की 4 परतें पढ़ी थी, उनमें से सिरोसा लेयर थी सबसे बाहरी लेयर, है ना? सिरोसा किसकी बनी होती है? वेरी गुड, ओके। अगला पॉइंट आप मुझे बताओ, ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट किसमें ओपन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में। और इस ओपनिंग में एक अवरोधिनी स्फिंक्टर होता है, क्या नाम है उस स्फिंक्टर का? मुंह में नहीं आ रहा है, ओके, ओडी स्फिंक्टर। सिट डाउन, वेरी गुड। और अच्छे से कोशिश करो, एनसीईआरटी कवर करते चलो, चैप्टर कवर करते चलो और क्वेश्चंस करते चलो। बैठ जाओ। इधर महिला शक्ति मोर्चा के लोग नाराज हो रहे हैं, मैडम पार्शियलिटी हो रही है, हम लोगों से तो पूछ ही नहीं रही हो। चलो बेटा बताओ, सबसे लास्ट बेंच गर्ल्स उधर कॉर्नर में। यस, आप क्या नाम है आपका? पहले मास्क रिमूव करके बताना। टिकेश्वरी, टा, टमाटर वाला टी, ओके। क्या मतलब है इसका? बहुत दिनों तक जीने वाली। तो फिर अपने से बता रही हो क्या? हाँ, कोई तो घर में बताया होगा तभी बता रही हो। चलो खैर, आओ काम की चीज पर आते हैं। शुरुआत से तो चैप्टर में थी ना इस वाले में, ओके। आप मुझे बताओ, बाइल जूस में कौन कौन से वर्णक होते हैं? पित्त रस में कौन कौन से वर्णक या पिगमेंट पाए जाते हैं? चलो अगला मैं पूछ लेती हूँ आपसे, विलाई क्या है? विलाई क्या है, क्या काम करते हैं? बैठ जाओ, गलत बात है वैसे ये सब, जितने लोग बैठ, आप क्या कर सकते हैं? आपको पनिशमेंट थोड़ी ना दे सकते हैं। इधर गर्ल्स में यस यू, सब नहीं बेटा, सबसे लास्ट में। नहीं आप बैठ जाओ, पीछे वाला। रिमूव योर मास्क। क्या नाम है? सी तू, ता तराजू वाला या का कबूतर वाला? ता तराजू वाला, हाँ ऐसे बोला करो, मुझे सुनाई नहीं देता है। नहीं सच में सुनाई नहीं देता है, ठीक है, लगता है। और ऐसी वाली फीलिंग मुझे क्लास में ज्यादा आती है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई मशीन लगी है कान की, लेकिन क्लास में सुनाई नहीं देता है।
और खासकर जब बच्चे अपना नाम बताते हैं, बाकी तो तुम लोग बात करते हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तब सुनाई देता है। चलो बताओ बेटा, आप बताओ मुझे विलाई क्या है, इसके क्या काम है? विलाई क्या है? दो चार बार और ऐसे से मुंडी कर लो तो और अच्छे से याद आएगा। खैर बताओ, बैठ जाओ। चलो उधर उनके बगल में, यस यू रिमूव योर मास्क, क्या नाम है? भूमिका, ओके। चलो भूमिका बताओ विलाई क्या है? जिससे क्या होता है, आप शोषण बढ़ता है, ओके। एक्चुअल में विलाई ऊतकों की जो परत है, 4 परत, उनमें से कौन सी परत का उंगली नुमा उभार बन जाता है? इतना तो तुमने अभी भी पढ़ा है, वो जब मैंने उससे पूछा तो तुमने पेज पलट के वही पढ़ा है। जब भी पढ़ा करो तो पूरा पूरा पढ़ा करो, ठीक है? कोई टीचर के डर से ऐसा कुछ बता के यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। बस मैं अपनी जानकारी के लिए देखना चाहती हूँ कि आप बच्चों का किस लेवल तक आप पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। और वैसे अगर देखा जाए कायदे से तो मैं अपना ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सर पे सिलेबस का भी टेंशन उतना ही है। बैठ जाओ। चलो बेटा आप बताओ, गर्ल सेकंड बेंच, यस यू रिमूव योर मास्क, क्या नाम बेटा आपका? हेमलता, एक बार पहले भी पूछ चुकी हूँ ना, लगता है सुना सुना लग रहा है। हेमलता तिवारी, धीवर, ओके। चलो बेटा बताओ, आहार नाल की औद्योगी में आपने टोटल 4 परतें पढ़ी थी, कौन कौन सी परत? ओके। सब म्यूकोसा में कुछ तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? ये क्या पूछ लिया, बहुत कठिन है, तो एनसीईआरटी में भी नहीं था। ओके बैठ जाओ। चलो गलत बात है। अच्छा बाकी लोग दुखी मत हो, हम लोग से तो पूछे ही नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर आपका लग सकता है, और अभी भी लग सकता है, क्लास में ही जैसे पढ़ाते पढ़ाते जहां मुझे नजर आया कि बच्चा इधर उधर कर रहा है, जो लाइन बोली होंगी वही पलट के पूछा जाएगा एट द टाइम। ओके चलिए, अगली क्लास से ये फिक्स रहेगा कि जो कुछ भी पढ़ा के मैं जाऊंगी, जो भी चैप्टर एट द टाइम रनिंग चल रहा है, 5 मिनट आपका उसमें से लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। इसलिए बी प्रिपेयर्ड, पहले से प्रिपेयर होके आना और रिवाइज करते चलना, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ देखो आगे की चीजें किसी भी चैप्टर की पीछे से लिंक ही रहती हैं, इसलिए तभी समझ पाओगे सही से जब आपको पीछे वाली चीजों का प्रॉपर नॉलेज है। बाकी बच्चे बहुत बुरा मुंह बना के बैठे हैं, बहुत दुखी होके एकदम से नाराज हो रहे हैं, अगले दिन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, ठीक है? चलो रोने की जरूरत नहीं है कि मैडम हमसे भी पूछ लो, हमसे भी पूछ लो। कितने लोग रो रहे हैं? कोई नहीं, वैसे तो सब खुश ही हैं, अच्छा हुआ आज बच गए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। विलाई की संरचना के बाद अगली हेडिंग डाल दो, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्रियाविधि। नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्रियाविधि। चलिए आइए सुनिए, पाचन की क्रियाविधि के बारे में जब बात करेंगे, हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनो, इस तरीके से सुनो कि चीजें आपको मेमोराइज हो जाएं। पाचन की क्रियाविधि एक जैव रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक के साथ साथ यांत्रिक क्रिया है। यांत्रिक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि मैकेनिकल प्रोसेस है, यांत्रिक क्रिया है, और जैव रासायनिक का मतलब है बायोकेमिकल प्रोसेस है। अच्छा बायोकेमिकल, केमिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस होती है पाचन की क्रिया में। रिएक्शन मतलब एक अभिकारक उत्पाद में बदलता रहता है, तो बहुत सारी रिएक्शन चल रही है, लेकिन ये रिएक्शन बॉडी के अंदर चल रही है, लिविंग बॉडी के अंदर, जीवित शरीर के अंदर चल रही है, इसलिए नाम दिया गया बायोकेमिकल, ठीक है? सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि लैबोरेटरी प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब में नहीं हो रही है, सेल के अंदर हो रही केमिकल रिएक्शन, इसलिए बायोकेमिकल या जैव रासायनिक, ठीक है? और मैकेनिकल यांत्रिक क्यों? यांत्रिक में क्या होता है, आप जो देखते हैं या आप पाचन में पढ़ते हैं, बहुत तरह की गतियां होती हैं, आंतों में गति होती है, आमाशय में गति होती है, आपने पढ़ा है कि ईसोफेगस में भी क्रमाकुंचन गति होती है। तो जो अलग अलग टाइप की गति है, इसके अलावा जब आप फूड चबाते हो दांतों के थ्रू,
तो दांतों के थ्रू फूड को चबाना, मैस्टिकेट करना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो सब किस कैटेगरी में आएंगी, यांत्रिक क्रिया या मैकेनिकल में। तो डाइजेशन कैसी प्रोसेस है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, यांत्रिक और जैव रासायनिक। अब सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, तो हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी में। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, बक्कल कैविटी में। सुनते चलो, समझते चलो। बक्कल कैविटी या मुख गुहा में जब आपने भोजन का निवाले को बोलते हैं फूड बोलस, जब आपने फूड बोलस अंदर डाला तो वो फूड बोलस क्या होगा, अंदर पहुंचा ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में फूड बोलस को क्या क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो जो दांत हैं, टीथ, वो उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, चबाएंगे। दांतों के थ्रू मतलब फूड बोलस को चबाना ही बोलते हैं इंग्लिश में, चरवण चबाना, या थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, टीथ के थ्रू क्या होता है फूड बोलस का, मैस्टिकेशन। क्या किया जाता है, मैस्टिकेशन, चबाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कौन करता है, टीथ करता है। उसके बाद क्या होगा, जो टंग है, टंग क्या करेगी, सलाइवा का सिक्रीशन होता है सलाइवरी ग्लैंड से, और उस सलाइवा को टंग किस में मिक्स करेगी, फूड बोलस के साथ मिलाएगी। जैसे मान लो आपने सब्जी बनाया, फिर उसमें नमक डालते हो तो किसकी हेल्प से मिलाते हो, तो चम्मच करछुली की हेल्प से, कलछी की हेल्प से मिलाते हो। वैसे ही सिक्रीशन किसने किया है सलाइवा का, सलाइवरी ग्लैंड्स ने, लेकिन उस सलाइवा को मिलाएगा कौन फूड में, यहाँ पर टंग। टंग वो चम्मच का काम कर रही है जो मिला रही है, तो टंग की हेल्प से उस फूड बोलस में हमने क्या मिला दिया, सलाइवा मिला दिया। सलाइवा का कंपोजिशन, अब मैंने यहाँ पर कंपोजिशन नहीं पढ़ाने वाली हूँ, आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। सलाइवा के कंपोजिशन में वाटर है, वाटर के अलावा आयंस है, एक एंटीबॉडी है, कौन सी, आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी के अलावा और क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है टाइलिन, या उसी का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। स्टार्च पाचक एंजाइम लिखाया भी था। उस स्टार्च पाचक एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी बक्कल कैविटी में। कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ पर जो स्टार्च है, आपके भोजन में सिर्फ कौन सा घटक, स्टार्च, प्रोटीन और वसा का कोई पाचन यहाँ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन और वसा पाचन करने वाला कोई भी पाचक एंजाइम लार या सलाइवा में नहीं होता है, इसलिए स्टार्च। अच्छा, आपके भोजन में जितना स्टार्च है उसमें से भी उसका केवल कितना, 30%, 30% स्टार्च का पाचन किया जाएगा किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज। किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, या इसी का एक और नाम क्या है, टाइलिन। इसी का एक और नाम क्या है, टाइलिन। लार में ये एंजाइम आपने पढ़ा है। कितने पीएच होता है सलाइवा का, 6.8, तो ये रिएक्शन पीएच 6.8 पर होगी, ठीक है। अब इस स्टार्च का अगर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता, कंप्लीट पूर्ण पाचन हो जाता, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, पूर्ण पाचन के बाद किस में बदलता है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज में चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस 30% स्टार्च का भी पार्शियल डाइजेशन होता है, आंशिक रूप से पाचन होता है, मतलब पूरा पाचन नहीं हो रहा है। अगर पूरा पाचन होता तो मोनोसेकेराइड में बदलता, आंशिक पाचन हो रहा है इसलिए डाइसेकेराइड में बदलेगा। ये स्टार्च जो अभी क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोसेकेराइड, सॉरी डाइसेकेराइड। कौन सा डाइसेकेराइड, माल्टोज। कौन से डाइसेकेराइड में चेंज हो जाएगा, माल्टोज में चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक खास बात और, पूरे स्टार्च का तो वो भी नहीं हो रहा है, केवल 30%। वो भी कौन से 30% स्टार्च, जो स्टार्च बॉइल्ड है, जो पका हुआ खाना है। अगर आप कुछ पका हुआ खाना खा रहे हो जिसमें स्टार्च है, उस स्टार्च के 30% का ये रिएक्शन होगा। अगर आप कच्चा स्टार्च खा रहे हो, मतलब कोई ऐसा चीज खा रहे हो जो आप, जैसे आपने कुछ ऐसा फल खाया या कुछ ऐसा सब्जी खा रहे हो ऐसी कुछ कच्ची जिसमें स्टार्च मिल रहा है, तो वो जो अनबॉइल्ड या अनराइप है, जो बिना पका बिना उबला हुआ स्टार्च है, उसका बिल्कुल भी पाचन यहाँ पर नहीं होगा। कंफर्म है। तो बक्कल कैविटी में केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन केवल इतनी हुई है, ठीक है, और एक मैकेनिकल प्रोसेस हुई, मैस्टिकेशन। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, अब यहाँ से फूड बोलस जो है वो बक्कल कैविटी से आगे कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। रास्ता आपको मालूम है, पाथवे सबको। फूड बोलस बक्कल कैविटी से कहाँ गया, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में कुछ नहीं होना है, क्योंकि फेरिंग्स में ना तो कोई यांत्रिक क्रिया हो रही है, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन। केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन सिर्फ उन्हीं जगहों पर होगी जहां पर कोई पाचक एंजाइम पाए जाएं, ठीक है। तो फेरिंग्स में कुछ नहीं हो रहा। फूड बोलस अब आपका कहाँ चला गया, फेरिंग्स में चला गया। फेरिंग्स से फूड बोलस अब आगे कहाँ जाएगा, फेरिंग्स के बाद फूड बोलस आगे कहाँ जाएगा, इसोफेगस में।
फेरिंक्स से जब फूड बोलस ईसोफेगस में आया तो ईसोफेगस में भी कोई पाचक रस, कोई एंजाइम कुछ नहीं है। सिर्फ क्या होता है, ईसोफेगस से फूड आगे कहाँ चला जाएगा, स्टमक में। और ईसोफेगस से फूड स्टमक में कौन सी गति द्वारा जाएगा, क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। तो ईसोफेगस में पाचन में जो ये क्रमाकुंचन गति हो रही है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति किस कैटेगरी में आएगी, यांत्रिक क्रिया मानी जाएगी पाचन की। और इसके द्वारा पेरिस्टालसिस या क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन कहां से कहां चला जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक में चला जाएगा। कंफर्म है? बस इतनी ही रिएक्शन को आप यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को कई स्टेप में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में हम सिर्फ इतनी ही बातें नोट करेंगे। फिर मुख गुहा के बाद अगला कहाँ हेडिंग डालेंगे, अब भोजन कहाँ चला गया, स्टमक में। तो अगली रिएक्शन होगी हमारी, अगली हेडिंग होगी, सेकेंड स्टेप होगा आमाशय में पाचन। फिर उसके बाद आमाशय के बाद फूड कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो अगला क्या लिखेंगे, छोटी आंत में पाचन। ऐसे कई स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। कंफर्म है? चलिए फिलहाल इतना लिखते हैं। पहले हेडिंग डाल दिया सबने, पाचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। कोशिश करिए कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आप लिख सकें। और अगर दोनों नहीं लिखना चाहते हैं और आपको एक बार मालूम चल गया कि मैकेनिज्म का मतलब क्रिया है, तो आप बार बार दोनों शब्द इस्तेमाल ना करें, इंग्लिश वाला इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं मालूम, आपको ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, तो आप इंग्लिश के साथ हिंदी वर्ड भी यूज करिएगा वहां पर। लिखने की स्पीड अब आप अपने धीरे धीरे अब मेंटेन करिए, थोड़ा सा रूटीन में लाइए, बहुत फ्लो में हमें लिखना रहेगा। ओके, चलिए देखिए, इसमें नीचे से पॉइंट लिखना शुरू करें। देखिए, पाचन की क्रिया यांत्रिक तथा जैव रासायनिक क्रिया है। पाचन यांत्रिक और जैव रासायनिक क्रिया है। डाइजेशन इज मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। पाचन यांत्रिक और जैव रासायनिक क्रिया है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, दांतों के द्वारा चबाना, दांतों के द्वारा चबाना, कॉमा ईसोफेगस की क्रमाकुंचन गति, कॉमा ईसोफेगस की क्रमाकुंचन गति, ईसोफेगस की क्रमाकुंचन गति, कॉमा आमाशय तथा आंत में होने वाली गतियां, आमाशय तथा आंत में होने वाली गतियां इत्यादि यांत्रिक क्रिया मानी जाती हैं, इत्यादि यांत्रिक क्रिया मानी जाती हैं, यांत्रिक क्रिया मानी जाती हैं। जबकि पाचक रस में उपस्थित पाचक एंजाइमों द्वारा, जबकि पाचक रस में उपस्थित पाचक एंजाइमों द्वारा, पाचक रस में उपस्थित पाचक एंजाइमों द्वारा, पाचक रस में उपस्थित पाचक एंजाइमों द्वारा होने वाली क्रियाएं जैव रासायनिक क्रिया हैं, होने वाली क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं। ओके, चलिए अब इसे फर्स्ट हेडिंग डालिए, पहला स्टेप है, हेडिंग डालिएगा डाइजेशन इन ओरल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। चलिए लिखना स्टार्ट करें। इसमें डाइजेशन इन ओरल कैविटी में लिखिए पाचक सलाइवा के कारण, मतलब यहाँ पर पाचन किसके कारण हो रहा है, सलाइवा या लार के कारण, सलाइवा अथवा लार के कारण। यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी किसके कारण होगी, सलाइवा के कारण। ओके, अगला पॉइंट नीचे से लिखिए, नीचे से मुख गुहा में, मुख गुहा में सर्वप्रथम भोजन के निवाले अथवा फूड बोलस को, भोजन के निवाले अथवा फूड बोलस को, फूड बोलस को दांत के द्वारा चबाया जाता है, दांतों द्वारा चबाया जाता है, दांतों द्वारा चबाया जाता है अथवा मैस्टिकेशन किया जाता है,
अथवा मैस्टिकेशन किया जाता है, मैस्टिकेशन किया जाता है। इसके पश्चात ऐसा कोई है कहानी टाइप का लिखवा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को कहानी पसंद है, नहीं तो छोटे छोटे शब्द लिखा देती। इसके पश्चात टंग द्वारा, जीभ द्वारा, जीभ नहीं जिह्वा लिखना चाहिए, जिह्वा द्वारा सलाइवा मिक्स किया जाता है, सलाइवा या लार मिक्स किया जाता है, लार स्त्रावण नहीं है, सलाइवा मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये रिएक्शन लिख लीजिए। स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन, कौन सा एंजाइम है, कितने पीएच पर है, 30% स्टार्च। हो गया। जैसे अगर आपको सलाइवरी एमाइलेज की स्पेलिंग लिखनी है और आप अपने से नहीं लिख रहे हो तो बोर्ड में देखो, क्या देखो, SALIVARY, ये देख के इसको बोलो फिर लिखो, बोलते बोलते लिख लो। एक बार SA देखोगे फिर लिखोगे, फिर LI देखोगे फिर लिखोगे, तो बहुत टाइम लगेगा, छोटे बच्चों टाइप का आप लिख रहे हो बिल्कुल। चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट नीचे से लिखना शुरू करें। सलाइवा में उपस्थित, सलाइवा में उपस्थित टाइलिन द्वारा, टाइलिन द्वारा, सलाइवा में उपस्थित टाइलिन द्वारा 30% स्टार्च का, 30% स्टार्च का आंशिक पाचन होता है, जिससे यह माल्टोज डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है, यह माल्टोज डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यह माल्टोज डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी में और आगे लिखें, या एक पॉइंट अगला नीचे से पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज कोई भी नाम, टाइलिन द्वारा केवल पके हुए स्टार्च का ही पाचन होता है, टाइलिन द्वारा केवल पके हुए स्टार्च का ही पाचन होता है, मतलब कच्चे स्टार्च का पाचन नहीं होगा। कच्ची आलू खा लोगे तो उसका स्टार्च यहाँ पर नहीं पकेगा, नहीं पचेगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन के बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए। अब फूड बोलस, अब फूड बोलस बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में पहुंचता है, फूड बोलस बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में पहुंचता है, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स या ग्रसनी में पहुंचता है, तथा ग्रसनी से, फेरिंग्स से ईसोफेगस में पहुंचता है, फेरिंग्स से ईसोफेगस में पहुंचता है, फेरिंग्स से ईसोफेगस में पहुंचता है, जिसे निगलना कहते हैं, जिसे निगलना कहते हैं। फेरिंग्स से फूड ईसोफेगस में चला गया, फूड पाइप में चला गया, मतलब निगलना, निगलना कहते हैं। ब्रैकेट में उसकी इंग्लिश में लिख लीजिएगा, निगलने को क्या बोलते हैं, सैलोइंग, सैलोइंग, या इसी का एक और नाम है डीग्लूटिशन, सैलोइंग अथवा डीग्लूटिशन, निगलने के लिए वर्ड यूज करते हैं सैलोइंग अथवा डीग्लूटिशन, ब्रैकेट क्लोज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ईसोफेगस में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ईसोफेगस में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, पाचन क्रिया नहीं होती है। बाय द वे, अगर मान लो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईसोफेगस में पाचन क्रिया होती है कौन से जूस या कौन से पाचक रस के कारण, तो आप क्या बोल सकते हो इस केस में? वैसे तो कुछ रिएक्शन नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ईसोफेगस में कोई पाचक रस स्रावित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी कभी कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिले तो उस स्थिति में आप क्या बता सकते हो
कि जो बक्कल कैविटी में सलाइवा है, ऐसा तो है नहीं कि सलाइवा मिक्स हुआ और फिर जब आगे फेरिंग्स में ट्रांसफर किया गया तो सलाइवा को निचोड़ निचोड़ कर अलग कर लिया गया, अभी भी उसमें मिक्स ही हुआ है। थोड़ी बहुत क्रिया जो ये चल रही है वही क्रिया आगे भी चलती रहेगी, कब तक, जब तक स्टमक में नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी कुछ पूछा जाए, ऐसी कंडीशन कुछ क्वेश्चंस मिले, उस केस में आप क्या बता सकते हो कि ईसोफेगस में खुद का तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जो रिएक्शन पहले से चल रही थी वही चलती रहेगी। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखे हो, कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, इसी में और आगे लिखो इसी सेंटेंस में, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से, में नहीं से, ईसोफेगस से क्रमाकुंचन या पेरिस्टालिसिस गति द्वारा, से क्रमाकुंचन अथवा पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस गति द्वारा, क्रमाकुंचन या पेरिस्टालिसिस गति द्वारा फूड बोलस, फूड बोलस आमाशय या स्टमक में पहुंचता है, फूड बोलस आमाशय अथवा स्टमक में पहुंचता है, आमाशय अथवा स्टमक में पहुंचता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगले एक छोटी हेडिंग डाल दीजिए, सेकंड पार्ट लिखिए, आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। चलो आओ देखो एक बार, स्टमक में जो रिएक्शन होगी, आप क्या लिखे हो, डाइजेशन इन स्टमक। ध्यान से सुनते चलना, इस तरीके से सुनना कि चीजें आपको याद रहे। आमाशय में जो भी पाचन क्रिया होगी किसके कारण होगी, जठर रस के कारण, यानी यहाँ पर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी किसके कारण होगी, ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस, जठर रस के कारण। अब जठर रस क्या है वो आपने एक बार लिख लिया है, जठर रस कौन बनाता है, जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी सेल्स हैं, हर एक सेल का इंडिविजुअल सीक्रेशन आपने लिखा है। वैसे तो मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था, पर अभी मैं अपना बीपी कम करने के इरादे में नहीं हूँ कि आपसे पूछूं आप बताओ, नहीं तो मुझे जबरदस्ती का डिप्रेशन आ जाए कि बच्चे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मैं खुद ही बता देती हूँ, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन करेगा, ये कलर बिल्कुल नहीं होता होगा, है ना, लास्ट तक। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितनी सेल होती है, टोटल 3 सेल। कौन कौन सी सेल है, एक है चीफ सेल, चीफ या इसी का नाम क्या है, पेप्टिक, या इसी का नाम क्या है, जाइमोजन। और ये सेल क्या सीक्रेट करती है, इस सेल का सीक्रेशन भी बता दो, ये सीक्रेट करती है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, और इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज और एमाइलेज। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी देख लो, हाँ लिखाऊंगी नहीं भी वापस यहाँ पर। ठीक है, ये चीफ सेल। दूसरी सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड में सेकेंड सेल कौन सी है, और दूसरी सेल है यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल। बोलते तो चलो कम से कम मेरे साथ में, अगर कुछ नहीं पता है तो लास्ट में है ही बोल दिया करो, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया करो साथ में। ठीक है, तो अच्छा लगेगा, थोड़ा अधिक अच्छा परफॉर्मेंस लगेगा। ठीक है, अगर नहीं होता है ना, कई बार बच्चे को कुछ पता नहीं होता है लेकिन ऑक्जेंटिक सेल, तो लास्ट में सेल जरूर बोलेंगे पीछे पीछे। जैसे वो क्या यज्ञ हवन करवाते हैं तो उसमें ऐसे क्या मंत्र हो रहा है वो तो पता नहीं, वो तो सब पंडित जी बोल जाते हैं, संस्कृत वाला। स्वाहा जरूर समझ में आता है और स्वाहा सब बोलते भी हैं, वैसे ही कुछ तो बोल लिया करो लास्ट वाला ही। चलो, ऑक्जेंटिक सेल या इसी का एक और नाम क्या है, पेराइटल। इस सेल से क्या सीक्रेट होता है, इसके द्वारा सीक्रेट होता है HCl और CIF। इसके द्वारा क्या सीक्रेट होगा, HCl और CIF, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट। तीसरी एक और सेल है कौन सी, गॉबलेट सेल। क्या सीक्रेट करती है, कम से कम गॉबलेट का तो याद ही होना चाहिए सबको, म्यूका सीक्रेट करती है। वेरी गुड। चलिए, और इन तीनों ग्लैंड का तीनों सेल का सीक्रेशन, मतलब ये पूरा एक साथ क्या बनाएगा, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। अच्छा, इसके अलावा और क्या रहेगा, कोई भी जूस हो पानी तो जरूर होगा 99%, तो पानी के साथ साथ ये कंटेंट रहते हैं। पहले ही आप लिख चुके हो, जो नहीं लिखे हैं उनके लिए एक बार समझ जाओगे, पीछे लिखवाया हुआ है लिख लेना, जरूरत लगे तो अभी भी लिख सकते हो जिनको। ठीक है, और जिन लोगों का लिखा हुआ उनका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, क्या होता है कि जब मैं
पूछती हूँ चीजें पढ़ा के और तुम लोग आंसर नहीं देते तो वाकई में मेरा बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, एकदम डिप्रेशन वाली फीलिंग आ जाती है, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। तो हर हर कदम कदम पर मैं अपना 100 ग्राम हीमोग्लोबिन कम करते चलूंगी तो काम कैसे चलेगा, अगले दिन से पढ़ाने कैसे आऊंगी, इसलिए बीच बीच में पूछना ही बंद कर देती हूँ। आंसर दे दिया करो, कम से कम थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहने दो। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये सिक्रीशन है गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर पाचन में, स्टमक में जितनी भी पाचन क्रिया होंगी किसके कारण होंगी, गैस्ट्रिक जूस जठर रस के कारण होंगी। कितने पीएच पर होंगी, यहाँ पर पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का, बताओ कोई, 1.8, हाईली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होंगी। ये सारी अभी तक की कहानी पुरानी है, अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में क्या क्या डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो HCl है ये काम करता है, मतलब हर एक घटक का अपन काम भी देख लेते हैं। HCl क्या काम करता है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी की वजह से स्टमक में यहाँ पर पीएच कितना मेंटेन होता है, 1.8। HCl क्या करता है, आमाशय में जितने भी एंजाइम है पाचक रस के एंजाइम, उन सभी एंजाइमों के काम करने के लिए सुटेबल पीएच तैयार करता है। मतलब थोड़ा सही शब्दों में सुन लो, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन वगैरह ये किस पीएच में काम करते हैं, अम्लीय पीएच में ही काम कर सकते हैं, क्षारीय में नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए अम्लीय माध्यम बनाना किसका काम है, HCl का। यानी HCl का पहला काम क्या है यहाँ पर, कि जितने भी पाचक एंजाइम हैं उन पाचक एंजाइमों के लिए सुटेबल पीएच माध्यम तैयार करना, एसिडिक एनवायरनमेंट बनाना, अम्लीय माध्यम तैयार करना, ठीक। HCl का दूसरा काम क्या है, आप जो फूड बोलस ले रहे हो, याद करो सलाइवा में एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, कौन सा, लाइसोजाइम। सब लोग रिस्पॉन्स दिया करो जिनको पता है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन उसके बावजूद अगर अभी भी उस फूड बोलस में आप ठेले पर खड़े होकर कुछ खा रहे हो तो एक बैक्टीरिया थोड़ी ना रहेंगे, हजारों बैक्टीरिया रहेंगे। तो उन हजारों में से सलाइवा में का जो लाइसोजाइम है कितने को मारेगा, 1000 में से 500 को मार दिया, 500 तब भी बचे हैं जो कहाँ पहुंच गए, स्टमक में। तो स्टमक में ये जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये HCl क्या करेगा, उन जो जर्म्स हैं, जो पैथोजन है फूड बोलस के साथ, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरा काम, पहला काम क्या था, पीएच मेंटेन करना वर्किंग एंजाइम्स के लिए। दूसरा काम, फूड बोलस में जो कुछ पहुंच गए हानिकारक पदार्थ उनको नष्ट करना। अब अगर आपका क्वेश्चन है कि वो तो पहले ही कर देता था लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम पूरा नहीं कर पाता था, ठीक। HCl का तीसरा काम, आपको पता है कि स्टमक में फूड कितने देर के लिए स्टोर रहता है, 4 से 5 घंटे। इतनी देर तक के लिए अगर आप बंद डब्बे में गर्म एनवायरनमेंट में खाना पैक कर दो तो स्मेल नहीं आने लगती खराब होने की। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि HCl जो है वो भोजन को सड़ने से रोकता है, ठीक है, उसको खराब होने से रोकता है, ठीक। ऐसा नहीं कि आंख में पहुंचते पहुंचते भोजन खराब हो गया, बासी हो गया, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट, HCl और क्या काम करता है, कि जितने भी निष्क्रिय एंजाइम हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, सब किस रूप में है, अभी अपने निष्क्रिय रूप में है, इन सभी एंजाइमों को इनके सक्रिय रूप में बदलने का काम कौन करता है, HCl करता है, ठीक। अच्छा, अगला काम HCl और क्या करता है, आपके फूड में अगर कुछ फाइबर्स हैं, कुछ फाइबर वाला खाना खा रहे हो तो उन फाइबर्स को थोड़ा सा हार्ड अगर वो हैं तो उनको HCl क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। एसिड है, सॉफ्ट करेगा, मुलायम कर देगा, और उसकी वजह से उनका पाचन आसान हो जाता है, ठीक। समझ पा रहे हो, ये HCl के काम है। उसके बाद अब और क्या बचा, CIF या कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका क्या काम है, ये विटामिन B12 के अवशोषण में हेल्प करता है, पाचन में नहीं, अवशोषण में। इसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अधिक अच्छे से हो पाता है, ठीक। तो ये हो गए। अब म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम, म्यूकस आपको पता है चिपचिपा पदार्थ है। म्यूकस क्या करता है, जैसे मान लो ये स्टमक है, यहाँ पर अगर HCl सीक्रेट होगा तो स्टमक की खुद की दीवारें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टमक की वॉल को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो अब HCl तो हटा नहीं सकते अपन, और स्टमक वॉल को भी डैमेज नहीं कर सकते, तो क्या कर दें, दीवार में चारों तरफ से किसका लेप लगा दें, म्यूकस का। तो म्यूकस का लेप लगा होने की वजह से स्टमक की वॉल पर HCl का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। म्यूकस कोटिंग हट जाए तो इतने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में स्टमक की खुद की सेल्स वॉल डैमेज होने लग जाएं। समझ पा रहे हो, चलिए। तो स्टमक की वॉल को डैमेज होने से रोकना किसका काम है, ये म्यूकस का, ठीक। अच्छा, अब उस सेल के सिक्रीशन के बारे में अपन बात करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं, रिएक्शन उन्हीं की वजह से होंगी। सबसे पहले जैसे ही पेप्सिनोजन है, सबसे पहले एंजाइम पेप्सिनोजन।
पेप्सिनोजन अभी निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। जैसे ही HCl के संपर्क में आएगा, HCl के संपर्क में कितने pH में 1.8 आने पर ये अपने सक्रिय रूप में बदल जाएगा। इसका सक्रिय रूप क्या है? पेप्सिन। ठीक, ऐसे ही दूसरा एंजाइम भी है प्रोरेनिन। किस रूप में है? अभी निष्क्रिय रूप में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ही HCl के संपर्क में आएगा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन। रेनिन की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना कि डबल एन हो रहा है। आगे आप उत्सर्जन तंत्र में भी एक रेनिन पढ़ने वाले हैं, हिंदी में तो रेनिन रेनिन ही रहेगा, आप उसको बोल सकते हैं कि डबल और सिंगल एन, तो इसलिए स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्पेलिंग में डबल एन है, उधर की स्पेलिंग में सिंगल एन रहेगा। ठीक, तो ये प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो गया? रेनिन में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी जो लैब को ये भी पढ़ाया होगा मैंने, गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज और एमाइलेज की मात्रा अल्प होती है, लेकिन अगर उन दोनों में से पूछा जाए कि कौन सबसे ज्यादा अल्प है, तो अमाइलेज जो है इसको आप बिल्कुल नगण्य या नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अमाइलेज को बिल्कुल नेग्लिजिबल माना जा सकता है, यानी उसकी वजह से रिएक्शन लगभग ना के बराबर है। आप ये मान सकते हो, कई बार क्वेश्चन आपको मिलेगा कि स्टमक में भोजन के कौन से अंश का पाचन होता है, तो ये तो प्रोटीन पाचन वाला एंजाइम है, ये तो काम करेगा। लाइपेज जो है, थोड़ा बहुत लाइपेज भी काम करता है, यानी कि थोड़ा बहुत वसा का भी पाचन होगा, लेकिन अमाइलेज बिल्कुल काम नहीं करता या इतना कम काम करता है कि उसको आप जीरो मान सकते हो, उसके काम को नेग्लिजिबल मान सकते हो। ठीक है, इसलिए अमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड का पाचन यहाँ पर लगभग ना के बराबर है। ठीक, तो कौन से घटक का पाचन नहीं होता अमाशय में? पॉलीसेकेराइड का या स्टार्च घटक का नहीं होता है। कंफर्म है? चलिए, तो ये रिएक्शन अब आगे क्या होगा? आगे जो भोजन का जो प्रोटीन है, क्योंकि जठर रस में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। अमाइलेज तो है लगभग ना के बराबर है, लाइपेज भी थोड़ा ही है, तो सबसे ज्यादा पाचन किसका होगा यहाँ पर? प्रोटीन का। अच्छा, प्रोटीन का अगर पूर्ण पाचन होता तो प्रोटीन किस में बदल जाए? अमीनो एसिड्स में बदल जाना चाहिए। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, तो प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होकर बदलना चाहिए? अमीनो एसिड्स में। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन है वो अभी अमीनो एसिड में नहीं बदला, वो किस में बदला है? पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में। पेप्टोन के अलावा प्रोटीओज में। अब कोई पूछे ये पेप्टोन और प्रोटीओज क्या है? प्रोटीन का ऐसे बोलेंगे पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, आंशिक रूप से पचित प्रोटीन। आंशिक रूप से पचा हुआ प्रोटीन क्या है? पेप्टोन और प्रोटीओज, इसकी यही डेफिनेशन है। ठीक, अच्छा, ये रिएक्शन कौन कराएगा? ये रिएक्शन कौन कराएगा? पेप्सिन कराएगा। कितने पीएच पर? 1.8 पर कराएगा। ठीक, ये हो गया। अब और आगे क्या होगा? ये जो प्रोरेनिन से रेनिन बदला, रेनिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन मेनली कौन सी प्रोटीन? मिल्क की प्रोटीन। दूध में प्रोटीन पाई जाती है केसीन। दूध की प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन। और उस केसीन का पाचन करने के लिए अलग से रेनिन डिजाइन किया जाता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? बच्चों में, नवजात शिशु में तो और ज्यादा रहता है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है अपने आप रेनिन का सिक्रीशन कम होता जाता है, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता है लोगों को। क्यों? मिल्क डाइजेशन वाला एंजाइम ही धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, आपके बॉडी में बनना ही बंद हो चुका है, इसलिए मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रेनिन क्या करता है? रेनिन के द्वारा जो रिएक्शन होती है वो कुछ ऐसी होती है। मिल्क प्रोटीन पर काम करेगा रेनिन। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? दूध की प्रोटीन का नाम है केसीन। और मिल्क प्रोटीन को केसीन, ये भी किस रूप में होती है? सॉल्युबल, घुलनशील रूप में। किस रूप में है? घुलनशील रूप में है। इसमें रेनिन काम करेगा, रेनिन एंजाइम कितने पीएच पर करेगा? 1.8। और रेनिन जो है इस मिल्क प्रोटीन केसीन को चेंज कर देगा कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। किसमें चेंज कर देगा? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, जो कि किस रूप में हो गया है? अघुलनशील इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और ये जो पूरी रिएक्शन है, ये ऐसे लिखने की वजह सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्ड का मतलब होता है दही, कर्डलिंग का मतलब मिल्क का लगभग दही टाइप में कन्वर्ट होना। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब सुनो थोड़ी सी कहानी। कभी बहुत ज्यादा न्यूबॉर्न बच्चा देखो 1-2 महीने का, जब वो मदर फीड करता है तो कई बार वो वोमिट कर देता है।
अगर आपने कभी अपने घरों में जैसे देखा हो तो मालूम है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, सुन लो। और वो वोमिट कर देता है, फिर वो बोलते हैं, आजकल डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसको पीठ थपथपाओ, उसको थोड़ा सा डकार दिलाओ, क्योंकि उसकी बॉडी में गैस बन जाती है। अगर आपने कभी उसकी वोमिट देखी हो, जो वो दूध तुरंत पीने के बाद वोमिट कर देता है, तो वो जब पीता है तब तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो जैसे दही टाइप का हो जाता है, उस फॉर्म में बाहर आता है, क्योंकि वो डाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्युबल फॉर्म में है, और बाद में किस रूप में हो जाता है, इनसॉल्युबल। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एकदम से सॉल्युबल फॉर्म में ही रहेगा तो यूरिन के, बच्चे बहुत ज्यादा यूरिन पास करते हैं, तो यूरिन के थ्रू बार बार बह जाएगा, पेट हर 5 मिनट बाद खाली होगा। तो कम से कम अगर एक बार अच्छे से ब्रेस्ट फीड या कुछ भी फॉर्मूला मिल्क ले चुका है बच्चा, मिल्क पी लिया है, तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक तो उसका पेट भरा रहे। इसके लिए ये सॉल्युबल फॉर्म से किस फॉर्म में आ जाता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में, अघुलनशील रूप में, ताकि यूरिन के साथ ज्यादा पास ना हो। अगर घुलनशील रूप में होता तब तो यूरिन के साथ ही बार बार बह जाएगा। वैसे भी न्यूबॉर्न चाइल्ड्स को लगभग 2-2 घंटे के डिफरेंस में फीड कराते रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक उनका पेट भरा नहीं रहता है। 2 घंटे के डिफरेंस में भूखे होने ही है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे तक तो पेट भरा रहे, इसके लिए ये अघुलनशील रूप में वहां बन जाता है। कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं? और इस रिएक्शन को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अच्छा, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये एंजाइम कम होता जाता है, इसका सिक्रेशन आपके जठर रस में लगभग लगभग ना के बराबर होने लगता है। बुढ़ापा आने तक तो और ज्यादा कम, इसलिए बूढ़े लोगों को मिल्क बिल्कुल नहीं पचता है, ज्यादातर लोगों को, फिर सबका अलग अलग टेंडेंसी है। तो उस केस में उनको क्या खाना चाहिए? दूध की बजाय दही खा लो, पहले से ही थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड रहती है दही, उसको पचाना आसान होता है। वैसे मार्केट में रेनिन का सिंथेटिक फॉर्म रेनेट भी मिलता है, रेनेट के कैप्सूल्स, उसको भी यूज करते हैं, कि अलग केस होता है, बस जानकारी के तौर पर बता रही हूँ। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि अगर दूध का पाचन नहीं हो रहा, रेनिन बनना बंद हो गया तो सब लोग रेनेट खाना शुरू कर दो, कोई खास इशू नहीं है। ठीक, पर एक जानकारी ऐसे आगे मन में तो बोल दिया। चलिए आगे बढ़े, लिखेंगे कुछ चीजें, मेमोराइज भी है कुछ शुरू से लेके अभी तक जितना बोला? नहीं मैम, पता नहीं क्या बोला है। चलो देखो, आमाशय में पाचन नीचे से लिखते चलो, ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस, जठर रस के कारण, ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस। अगर इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख सकते हो, इसे परहेज करते हो, जैसे जैसे पाकिस्तान पहुंच गए हो, मतलब भाग चलो इंडिया में ही वापस। ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस, जठर रस के कारण। अगला पॉइंट पीएच 1.8, मतलब कितने पीएच में रिएक्शन होगी? 1.8। किसी को अगर जरूरत लगे ये लिखने की, मैं एक बार लिखा चुकी हूँ, फिर भी अगर किसी को जरूरत है तो आपके पास 1 मिनट है, नोट कर सकते हो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। अब कुछ लोग पहले पड़ोसी का देखेंगे, वो वाला लिख रहा है कि नहीं, तो हम भी लिख लें। कोई नहीं लिख रहा है, चलिए नीचे अगला पॉइंट लिखना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट नीचे से देखिए, HCl। अब HCl कहाँ है? जठर रस का घटक, पहले हो चुका है, इसलिए सीधे यहाँ पर आ गए हैं। देखो HCl डैश करके इसके काम लिखना शुरू कर दो। HCl के आगे पॉइंट वाइज लिख सकते हो, पहला काम लिख सकते हो, जठर रस में उपस्थित, गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित पाचक एंजाइमों के लिए, गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित पाचक एंजाइमों के लिए, गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित पाचक एंजाइमों के लिए, पाचक एंजाइमों के लिए सुटेबल पीएच तैयार करना, सुटेबल पीएच मेंटेन करना, सुटेबल पीएच मेंटेन करना, सुटेबल पीएच मेंटेन करना। अगला पॉइंट, अगला काम, भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। अगला पॉइंट, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम बनाना, अम्लीय माध्यम बनाना। अगला पॉइंट, भोजन में उपस्थित फाइबर्स, फाइबर्स को सॉफ्ट बनाना, मुलायम बनाना, भोजन में उपस्थित फाइबर्स को सॉफ्ट बनाना, ताकि पाचन आसानी से हो सके, ताकि पाचन आसानी से हो सके। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट,
भोजन को सड़ने से रोकना, भोजन को सड़ने से रोकना। अगला पॉइंट, सभी निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय रूप में परिवर्तित करना, सभी निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय रूप में परिवर्तित करना, सभी निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय रूप में परिवर्तित करना, सक्रिय रूप में परिवर्तित करना। हो गया। चलिए HCl के बाद अगला पॉइंट लिखो CIF, CIF कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। डैश करके एक पॉइंट लिख लो, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक। नेक्स्ट अगला पॉइंट, CIF के बाद म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस में लिखें आमाशय भित्ति में, आमाशय भित्ति को, आमाशय भित्ति को HCl के हानिकारक दुष्प्रभाव से बचाना, आमाशय भित्ति को HCl के, HCl के हानिकारक दुष्प्रभाव से बचाना, HCl के हानिकारक दुष्प्रभाव से बचाना। हो गया। चलिए अब रिएक्शन लिखना शुरू कर लें बाकी एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले लिखिए पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलेगा HCl की प्रेजेंस में, प्रोरेनिन रेनिन में बदलेगा, फिर जो प्रोटीन है वो पेप्टोन और प्रोटियोज में बदलेगा। ये तीनों रिएक्शन लिखें। पहले ये तीनों रिएक्शन लिख लो, फिर उसके बाद ये चौथे भी लिख लेना, चौथे को भी ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख लेना, क्षैतिज जैसे लिखते हो। थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश किया करो, आप लोग कोशिश ही नहीं करते हो। जिस स्पीड से चल रहे थे उसी से चलेंगे मैडम, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हो अपनी तरफ से। एरो के ऊपर HCl और pH लिखते चलना नीचे। और ये चौथी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन को ऐसे डब्बे में लिख लेना, मतलब ऐसे लिखने के बाद डब्बा बना के और नाम लिख लेना कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क प्रोटीन कैसीन सॉल्युबल फॉर्म से चेंज हो जाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट इनसॉल्युबल फॉर्म में। अरे कोई जरूरत नहीं थी ऐसे बनाने की, ऐसे भी लिख सकते हो जैसे नॉर्मल रिएक्शन लिख रहे थे आप कॉपी में, सीधे सीधे भी लिख सकते थे। नहीं, हम वैसे ही लिखेंगे जैसे बोर्ड में लिखा है। जिस कलर से लिखेगी मैडम वही कलर इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट कलर से लिखते तो हम भी व्हाइट से लिखेंगे। अब हो गया। ओके चलिए, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया सबका। अच्छा अब एक काम करना, यहाँ पेप्टोन और प्रोटियोज जहां आपने लिखा है ना रिएक्शन में, इसकी ब्रैकेट में नीचे से लिख लेना आंशिक रूप से पचित प्रोटीन। मतलब कोई पूछे पेप्टोन प्रोटियोज क्या है तो इसको लिख लो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, आंशिक रूप से पचित प्रोटीन, आंशिक रूप से पचित प्रोटीन। हो गया। चलिए इन सब के अलावा एक रिएक्शन और लिख लो, रिएक्शन तो खैर इतनी ही है, नीचे कुछ लाइन लिख लो।
लिखो, आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन पाचन होता है। प्रोटीन पाचन होता है। अल्प मात्रा में वसा का पाचन, अल्प मात्रा में वसा का पाचन, वसा का पाचन, ब्रैकेट में गैस्ट्रिक लाइपेज, वसा पाचन कौन करेगा? गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज ब्रैकेट क्लोज होता है, होता है। तथा कार्बोहाइड्रेट पाचन या पॉलीसेकेराइड पाचन नगण्य होता है। कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड पाचन नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। हो गया? चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब एक चीज और सुनो, यहाँ पर जो भोजन अब वो पहुंचाइए कैसा हुआ? आधा पचा हुआ। प्रोटीन का पाचन है थोड़ा बहुत, इसके पहले स्टार्च का पाचन हो चुका था बक्कल कैविटी में, और थोड़ा बहुत वसा का थोड़े बहुत अमाउंट में पाचन हुआ। तो इस अधपचे भोजन को क्या बोलते हैं? काइम। इस अधपचे भोजन को क्या बोलते हैं? काइम, CHYME। और ये जो काइम है ये भोजन में यहाँ पर स्टमक में लगभग कितने घंटे के लिए रहेगा? 4 to 5 आवर्स के लिए रहेगा। 4 से 5 घंटे बैठ के करता क्या है यहाँ? 4-5 घंटे तक में रिएक्शन सब चलती रहती है, ठीक है? ऐसे बैठा नहीं आराम से कि जाते ही हो गया उसके बाद भोजन वैसे बैठा हुआ है। ये रिएक्शन पूरा ऐसे प्रोसीड होती रहती है, क्योंकि जठर रस है वो अच्छी तरह से मिक्स होता रहेगा, और अच्छी तरीके से जितना अच्छा मिक्स हो जाएगा जितनी देर तक में उतना अच्छा पाचन हो जाएगा। कुछ चीजों को देखो, कई बार खाना बनाते समय किचन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जितनी अच्छे टाइम तक, जितनी देर तक स्लो फ्लेम में पक जाए उतना सही होता है, उनको बोलते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है। बस इसका वही हाल है यहाँ पर। फूड जितना देर तक, जितने टाइम तक यहाँ पर अच्छे से मिक्सअप होता रहेगा, डाइजेस्ट होता रहेगा, उतना सही आपका डाइजेशन काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो आमाशय में, अच्छा यहाँ जो जठर रस सीक्रेट हो रहा है उसको फूड में मिलाने के लिए यहाँ पर कौन काम करता है? भाई बक्कल कैविटी में तो टंग था, सलाइवरी ग्लैंड ने अपना सीक्रेशन रिलीज कर दिया, उसको फूड में कौन मिला रहा है? टंग। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर गति होती है, यहाँ पर आमाशय भित्तियों में गतियां होती हैं, और उन गतियों को विशेष रूप से पेरिस्टालिसिस नहीं बोलते यहाँ पर बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? CHURNING। चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं स्टमक वॉल में, जो मसल्स पाई जाती हैं स्टमक की भित्ति में, जो पेशियां हैं उनमें चर्निंग मूवमेंट्स होंगी। इन मूवमेंट्स की वजह से स्काइम में लगातार और अच्छे से इसको मिलाते जाएंगे उसमें गैस्ट्रिक जूस, ताकि अधिक अच्छे से पाचन हो सके। ओके, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नीचे से देखो। आमाशय में विशेष प्रकार की, आमाशय में विशेष प्रकार की पेशीय गति चर्निंग मूवमेंट होती है। आमाशय में विशेष प्रकार की पेशीय गति चर्निंग मूवमेंट होती है, चर्निंग मूवमेंट होती है, जिसके द्वारा फूड में गैस्ट्रिक जूस मिलाया जाता है, फूड में गैस्ट्रिक जूस मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। मिक्स किया जाता है। हो गया? चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट। आमाशय में अधपचे भोजन को, आमाशय के अधपचे भोजन को काइम कहते हैं। भोजन को काइम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काइम छोटी आंत में स्थानांतरित हो जाता है। काइम छोटी आंत में भेज दिया जाता है या स्थानांतरित हो जाता है, छोटी आंत में स्थानांतरित हो जाता है। चलिए अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, छोटी आंत में भोजन का पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? आमाशय का डिओडिनम छोटी आंत का भाग है ना, आमाशय कहाँ? आमाशय का पाइलोरिक भाग छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत के कौन से भाग में? डिओडिनम भाग में। इस ओपनिंग में कौन सी स्फिंक्टर है? ओडी थोड़ा ना है यहाँ पर। कौन सी अवरोधिनी लगी है यहाँ पर? दोनों के नाम को मिला के बताओ। पाइलोरिक डिओडिनल स्फिंक्टर लगा है, या सिर्फ कई बार पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोल देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ ना लिखाते लिखाते चीजें, वैसे आपके दिमाग में खुद भी आनी चाहिए। जब आप आगे का कुछ पढ़ रहे हो, पीछे से उससे रिलेटेड क्या बात आपने पढ़ी है वो आपका दिमाग हिंट करना चाहिए। इतना फ्लेक्सिबल अपने माइंड को बनाओ कि उससे रिलेटेड जो चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई है वो सारी बातें आपके पास रिकॉल हो जाएं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में थोड़ी ना आएगा क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन पाचन तंत्र का आया है, लगातार 2-3 क्वेश्चन पाचन तंत्र के आएंगे, फिर उसके बाद श्वसन तंत्र के आएंगे। कोई सिस्टम से आते हैं क्या क्वेश्चन? कहीं से भी किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। तो फिर तुम लोग अपने आप को इतना सीक्वेंस वाइज क्यों बना रहे हो कि क्रम से ही पढ़ेंगे? अभी हम छोटी आंत में पाचन पढ़ रहे थे, अचानक मैडम पूछ ली कि कौन सा भाग कहाँ खुलता है। ऐसे थोड़ी ना कोई कहीं अचानक पूछेगा तो बता पाएंगे, तो कैसे बताओगे? एक लाइन से पूछने पर ही थोड़ी नहीं चलती चीजें। जो पढ़ लिया है आपको खुद पता करना चाहिए कि स्टमक में कौन से पार्ट है। जैसे ही आगे आपके दिमाग में हिंट होना चाहिए। जो चीजें पढ़ी हुई है वो चीजें तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए। अपने आप को इतना सेटअप करो, इतना तैयार करो सही तरीके से। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा है वो किसकी वजह से होगा? तो सुनते चलो, यहाँ पर डाइजेशन रिएक्शन होती है ड्यू टू एक तो बाइल जूस। बाइल जूस के अलावा और क्या आता है यहाँ पर? पैंक्रिएटिक जूस। और क्या आता है? पैंक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस। पैंक्रिएटिक जूस के अलावा तीसरा खुद आंत्र रस या सक्कस इंटेरिकस। तीसरा खुद क्या रहता है? आंत्र रस या सक्कस इंटेरिकस। कोई बताएगा मुझे आंत्र रस क्या है, सक्कस इंटेरिकस क्या है? कोई भी अपने मन से। एनीवन? सक्कस इंटेरिकस या आंत्र रस को आप क्या परिभाषित करते हो? पिछली क्लास में मैंने बहुत जोर शोर से 2 बार 4 बार बोल बोल के पढ़ाया था। कौन सा ग्लैंड है? उससे क्या निकलता है? उससे जो निकलता है सब लोगों को मिलके नहीं बताना है। कोई एक अपने से बताना चाहता है? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन से निकलता है। और कुछ? और कोई? डिओडिनम की सबम्यूकोसा में ग्रंथि है ब्रूनर। याद करा के गए थे ना लास्ट लेक्चर में 4 बार बोल बोल के। तो क्या हुआ मैडम? तुम 4 बार पढ़ाओ, 8 बार पढ़ाओ, करेंगे हम वही जो हमको करना है। डिओडिनम की सबम्यूकोसा में ग्लैंड है ब्रूनर ग्लैंड, और जेजुनम की म्यूकोसा में ग्रंथि है पेनीथ ग्लैंड, और दोनों का स्त्राव एक साथ क्या कहलाता है? आंत्र रस या सक्कस इंटेरिकस। और ये सिक्रीशन रिलीज कहाँ होता है? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन में। ओके, समझ पा रहे हो? अच्छा, तुम लोग ना अपने आप को अपनी पीठ को थपथपाते रहते हो। मैंने कभी बहुत छोटे बच्चे में ना 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को कभी वो मेरे से ऐसा क्वेश्चन कर रहा था कि सोडियम लिखना था, सोडियम की वजह उसने एन लिखा था, और उसकी मैडम उसको कुछ भी नंबर नहीं दी थी। उसका लॉजिक ये था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ए नहीं लगाया था, तो क्या पूरा नंबर काट लेंगी मैडम हमारी? एन लिखा था ना, तो मिलना चाहिए ना आधा नंबर। स्पेलिंग, अब वो उसको कौन समझाए कि ये स्पेलिंग नहीं है यहाँ पर, कि तुमने एन लिखा था, ए स्मॉल वाला नहीं लिखा था, इस वजह से तुमको आधा नंबर तो मिल जाना चाहिए। स्पेलिंग का पूरा नंबर कैसे काट ली मेरी मैडम? समझ पा रहे हो कुछ ही कहानी का मतलब? कहानी का मतलब यही, तुम लोग अपने आप ही पूछ रहते हो। हाँ, मैंने बताया था क्रिप्स ऑफ लिवर को, आगे का भूल गई थी मैं। फिर दूसरा, नहीं मैंने भी बताया था 2 ग्लैंड होती हैं आंत में, अब वो बस नाम याद नहीं आ रहा था। तो इसलिए अपने आप को सिंपैथी देना बंद करो, अपने आप से सहानुभूति जताना बंद करो। जब जरूरत होगी तो आपके टीचर्स हम हैं आपको सिंपैथी देने के लिए कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार टेस्ट में अच्छा करना। और आपके पेरेंट्स भी आपको सिंपैथी देने के लिए, तो खुद के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से पेश आओ। मतलब अपने में इतने में खुश मत हो कि हमने एक लाइन
4 लाइन के आंसर को हमने नीचे वाली लाइन बताई थी, बस ऊपर की 3 लाइन नहीं बता पाए थे, उनको भूल गई थी। अपने आप से अपनी पीठ थपथपाना बंद करो, उसके लिए भी हम हैं और आपके पेरेंट्स हैं। अपने आप से अपने आप को सहानुभूति दिखाना बंद करो, उसके लिए भी अभी हम हैं। और अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो हम ही हैं, घर से ही हैं, तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं। बीच बीच में करते होंगे ना, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कर लेना कोशिश, पर खुद से ही मत किया करो। खुद से ही अपने आप को सहानुभूति हर बात मत दिखाया करो। कई बार थोड़ा सा अपने लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लिया करो, ठीक है। ऐसे मतलब सोडियम में अगर ए हटा दिया जाए तो ये सोडियम भी नहीं बचा, ये नाइट्रोजन हो जाता है। वैसे ही अगर आप ऐसे आधी लाइन बोलोगे कि जो ग्रंथि होती है आंत में, तो आंत में इन दोनों के अलावा भी बहुत सारी ग्रंथियां भी और निकल के सामने आएंगी। जब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर होंगे तो जितना आप पढ़ रहे हो इसके अंदर भी न जाने कितनी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। जितना है उसको सफिशिएंट सही तरीके से बताओ। आ जाओ इधर। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इन 3 जूस की वजह से होगा। खैर सारे भाषण में ये तो नहीं भूल गए कि सक्का सेंटेरिकस क्या है। ओके, अब कोई बता सकता है? कौन बताएगा? अपने से बताओ, खड़े होके अपने से कोई भी। सक्का सेंटेरिकस या आंत्र रस क्या है? कॉन्फिडेंस नाम की चीज लाओ यार, ऐसे कैसे बैठे रहते हो, कुछ तो बताओ अगर कुछ किसी को पता है। कोई बताना चाहता है? नहीं मैडम, ऐसे नहीं बताते हम लोग, अपने से खड़े होके। तुम खड़ा करो तो बताएंगे। डिओडिनम में आंत का एक भाग है, छोटी आंत का डिओडिनम। डिओडिनम में 4 परत होती है, जिनमें से एक परत है ऊतक की सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा में ग्रंथि कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, फिर उसके बाद डिओडिनम का एक दूसरा छोटी आंत का एक दूसरा भाग है जेजुनम। जेजुनम में भी ऊतक की 4 परत होती है, जिनमें से एक परत का नाम क्या है? म्यूकोसा। उस परत में कौन सी ग्रंथि होती है? पेनीथ ग्लैंड। और ब्रूनर ग्लैंड और पेनीथ ग्लैंड दोनों का सिक्रीशन एक साथ क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। ओके, चलो आ जाओ इधर। जितनी भी रिएक्शन होंगी यहाँ पर कितने पीएच पर होंगी? पीएच रहता है यहाँ पर ऑलमोस्ट 7.8। कितना रहता है? 7.8। यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी 7.8 पर होंगी। अब वैसे तो इन तीनों जूस का डिस्क्रिप्शन मुझे लिखाना चाहिए कि बाइल जूस में क्या क्या घटक है, बाइल जूस क्या काम करता है, पित्त रस में क्या क्या घटक है, पित्त रस के क्या काम है, कौन से एंजाइम, पर ये सारी बातें मैं पहले ही लिखा चुकी हूँ आपको। हाँ, इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम भी लिखाया था क्या मैंने? माल्टेज लैक्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। लाओ मैं खुद ही देख लेती हूँ। बीच बीच में छोड़ भी देती हो क्या? जो छूट जाता है उसको लिख भी लिया करो फिर। ओके, शायद नहीं लिखाया है, ठीक है, मुझे खुद भी नहीं दिख रहा है। सक्का सेंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस क्या है वो मैंने कई बार डेफिनेशन बता दिया है, बस उसके क्या क्या एंजाइम है वो अभी आगे आ जाएंगे रिएक्शन पढ़ते समय, ठीक। तो यानी इन तीनों जूस का डेफिनेशन, इनके कंपोनेंट अपन अलग से हेडिंग डाल के नहीं लिखेंगे। पैंक्रियाटिक जूस लिखा दिया प्रॉपर। बाइल जूस भी पहले ही लिखा चुकी हूँ कि बाइल जूस में पिगमेंट है, सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, कौन सा पिगमेंट है, कितना पानी है, कितना पीएच है, कौन सा कलर है, सारी बातें हो चुकी है। और ये भी बता दिया है कि बाइल जूस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं है, इसलिए ये खुद कोई पाचन नहीं करेगा, इसलिए फॉल्स डाइजेस्टिव जूस था, याद है सबको। और बाइल जूस में क्या होता है कि तो फिर काम क्या करता है? ये वसा का पाचन कराने में सहयोग करता है। कैसे हेल्प करता है? 2 तरीके से। एक तो क्या करता है? इमल्सिफिकेशन, बड़े वसा को छोटी छोटी वसा में तोड़ना। और दूसरा जो वसा पाचन वाला एंजाइम है लाइपेज, उस लाइपेज को एक्टिव बनाना, उसको सक्रिय बनाना, ताकि वो अधिक अच्छे से पाचन कर सके वसा का। तो ये सारी कहानी एक बार हम लिख चुके हैं, वापस में एक बार रिपीट कर दी हूँ, यहाँ पर अपन छोड़ रहे हैं। पैंक्रियाटिक जूस में कई सारे एंजाइम हैं। एक दिन में कितना पैंक्रियाटिक जूस निकलता है? कितना? 10 लीटर? 1.5? हाँ, 1500 ml, 1.5 लीटर। 1500 ml इतना पैंक्रियाटिक जूस रहता है। उस पैंक्रियाटिक जूस में कोई भी जूस हो तो पानी होगा 99%, इसके अलावा कुछ आयंस भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी रिएक्शन में आने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो छोटी आंत में बाइल जूस का काम खत्म, पहले ही हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट कंपोजिशन वो सब पहले लिख चुके हैं।
रिएक्शन क्या क्या होती है वो देखते चलना, ठीक है। पैंक्रिएटिक जूस में अभी अपन कौन से जूस की वजह से रिएक्शन लिख रहे हैं, पैंक्रिएटिक जूस के कारण। पैंक्रिएटिक जूस के कारण यहाँ पर क्या क्या रिएक्शन है, पैंक्रिएटिक जूस में कई सारे एंजाइम होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम थे निष्क्रिय रूप में, वैसे यहाँ पर भी एंजाइम है निष्क्रिय रूप में, और उन निष्क्रिय को भी क्या करना पड़ेगा, सक्रिय। स्टमक के एंजाइम HCl के कारण सक्रिय हो गए थे, यहाँ पर HCl नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले एक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, देखते चलो याद आ जाएगा। पैंक्रिएटिक जूस में एक एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन, किस रूप में रहता है, इनएक्टिव, इसको इसके एक्टिव फॉर्म में बदलना है, एक्टिव रूप क्या है ये, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन किस में बदल जाएगा, ट्रिप्सिन, मतलब अपने सक्रिय रूप में बदल गया। इस कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, इस कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या है, एंटेरोकाइनेज। और ये एंजाइम कहाँ से आया, ये एंजाइम आंत बनाती है, छोटी आंत, छोटी आंत से बनता है एंटेरोकाइनेज, और छोटी आंत का बना हुआ ये एंटेरोकाइनेज पैंक्रिएटिक जूस में उपस्थित एंजाइम को सक्रिय करता है। कंफर्म है। अच्छा, इसके अलावा पैंक्रिएटिक जूस में और भी एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन के अलावा, काइमोट्रिप्सिनोजन, लिखा है ऐसा कुछ, लास्ट लेक्चर में लिखे थे। काइमोट्रिप्सिनोजन किस रूप में है, इनएक्टिव, निष्क्रिय रूप में है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सक्रिय हो गया। ये कौन करा रहा है, एक बार ट्रिप्सिन बन गया है, सक्रिय हो गया, तो बाकी सारे निष्क्रिय एंजाइमों को वो खुद सक्रिय कर लेगा, और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने के लिए किसकी जरूरत होगी, एंटेरोकाइनेज की। एक बार ये बन गया तो बाकियों को ये खुद एक्टिव करा सकता है, तो काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा, किसकी हेल्प से, ट्रिप्सिन की हेल्प से। ये सारी रिएक्शन कितने पीएच पर हो रही है, 7.8 पर। 7.8 मतलब कौन सा माध्यम है, हल्का क्षारीय है। काइमोट्रिप्सिनोजन के अलावा एक और एंजाइम है पैंक्रिएटिक जूस का, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज लिख चुके हो एक बार नाम सबका। ये भी किस रूप में है, इनएक्टिव रूप में है। किसमें चेंज हो जाएगा ये, किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। किसके कारण, ट्रिप्सिन के कारण। कितने पीएच में, 7.8। चलो, अब तो जितने भी इनएक्टिव एंजाइम थे वो सभी अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इन एक्टिव फॉर्म वाले एंजाइम की वजह से रिएक्शन क्या होगी, तो ये तीनों एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन पाचन। किसका डाइजेशन करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। लेकिन प्रोटीन का पाचन तो पहले ही हो गया था, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं हुआ था, पर हुआ तो था। स्टमक में पेप्टोन और प्रोटियोज बने थे, तो वो जो पेप्टोन और प्रोटियोज हैं उनका आगे का डाइजेशन कौन करेंगे, ये करेंगे। और मान लो थोड़ी बहुत अमाउंट में अगर कुछ ऐसी भी प्रोटीन है जिसका अभी तक बिल्कुल पाचन नहीं हुआ था, स्टमक में भी नहीं हुआ था बिल्कुल भी, उस प्रोटीन का भी आगे का पाचन कौन करेंगे, ये तीनों एंजाइम करेंगे। यानी इनकी वजह से क्या रिएक्शन होगी, इनकी वजह से रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि जो भी प्रोटीन है, वैसे तो यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट प्रोटीन नहीं रहती है इसी रूप में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन में या प्रोटियोज में। ये यहाँ पर जो एंजाइम है ये तीनों कौन कौन से, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, पूरा नाम लिख लेना आप, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इन तीनों की वजह से 7.8 पीएच में रिएक्शन हो रही है। इन तीनों की वजह से जो भी प्रोटीन है या पेप्टोन है, प्रोटियोज है, वो किस में बदल जाएगा, डाइपेप्टाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। कंफर्म है। बस इतनी रिएक्शन, यानी कि अभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। कंप्लीट डाइजेशन होता तो किसमें कन्वर्ट हो जाता, अमीनो एसिड्स में, पर अभी भी डाइपेप्टाइड बना है, यानी अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा पैंक्रिएटिक जूस में इन तीन के अलावा और एंजाइम क्या होता है, लाइपेज और एमाइलेज। तो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करेगा। जो वसा है, अगर वसा का पूर्ण पाचन हो जाए तो क्या बनता है, क्या बनेगा वसा के पूर्ण पाचन से, फैटी एसिड और, बोलो भाई सब लोग अगर पता है तो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है,
यहाँ पर पूर्ण पाचन नहीं होता। पैंक्रियाटिक जूस में अग्नाशयी रस में जो अग्नाशयी लाइपेज है इसके द्वारा वसा का पूर्ण पाचन नहीं हो रहा है, इसलिए फैट का पाचन तो होगा लेकिन फैटी एसिड में नहीं बदलेगा। किस में बदलेगा? डाइग्लिसराइड में। किस में बदला? डाइग्लिसराइड। और डाइग्लिसराइड से थोड़ा और आगे भी बदल सकता है। डाइग्लिसराइड से किस में बदल जाएगा? मोनोग्लिसराइड में। किसमें चेंज हो जाएगा? मोनोग्लिसराइड में। ठीक, सिर्फ इतना ही पाचन होगा वसा का भी, और आगे नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस में एक और एंजाइम होता है, कौन सा? अमाइलेज। और अमाइलेज क्या पाचन करता है? स्टार्च। तो पैंक्रियाटिक जूस में जो स्टार्च का पाचन होगा, स्टार्च का पाचन इसके पहले कहाँ हुआ था? बकल कैविटी में, वो भी केवल कितना? 30% का। तो बाकी जो स्टार्च है, रिमेनिंग जो स्टार्च है 70% स्टार्च, उसका पाचन अब कौन करेगा? पैंक्रियाटिक जूस में जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज पाया जा रहा है, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो है उसकी वजह से स्टार्च का पाचन होगा, लेकिन पूर्ण पाचन नहीं होगा। यानी यहाँ पर भी स्टार्च किस में बदल जाएगा? डाइसेकेराइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइसेकेराइड में। अब कौन कौन से डाइसेकेराइड? कई सारे नाम आ सकते हैं, जैसे माल्टोज हो गया, इसके अलावा लैक्टोज हो गया, और इसके अलावा सुक्रोज हो गया। इन 3 टाइप के डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? चलिए, बस इतनी रिएक्शन हो कहाँ रही है? आंत में। आंत के भी कौन से भाग में? डिओडिनम में, जेजुनम, वेलियम में, कौन से भाग में? ये डिओडिनम में। जितनी भी रिएक्शन ये हो रही है कहाँ हो रही है? आंत में, डिओडिनम भाग में। लेकिन आंत के डिओडिनम भाग में कौन से जूस के कारण हो रही है? पैंक्रियाटिक जूस के कारण। ठीक है, अभी इंटेस्टाइनल जूस की वजह से क्या रिएक्शन होगी वो भी अपन नहीं लिखे हैं, और बाइल जूस की वजह से कोई रिएक्शन तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होनी है। बाइल जूस के बारे में पूरी जानकारी पहले एक बार हो चुकी है। ठीक, चलिए नीचे से लिखते चलो। छोटी आंत में पाचन के बाद ड्यू टू किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू पैंक्रियाटिक जूस, ड्यू टू पैंक्रियाटिक जूस, कॉमा बाइल जूस, कॉमा इंटेस्टाइनल जूस। पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। नीचे से लिखो। अच्छा, बाइल जूस को बिल्कुल छोड़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं बाइल जूस के बारे में, पूरा हो चुका है पहले। ठीक है, नीचे से लिखें पैंक्रियाटिक जूस के कारण होने वाली क्रियाएं। पैंक्रियाटिक जूस के कारण होने वाली क्रियाएं निम्न हैं। पैंक्रियाटिक जूस के कारण होने वाली क्रियाएं निम्न हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम भाग में पूर्ण होती हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम भाग में पूर्ण होती हैं। ठीक है, चलिए अब आप ये रिएक्शन लिखिए। पहले ये 3 रिएक्शन, ये 3, उसके बाद फिर ये प्रोटीन वाली नंबरिंग कर दें क्या? 1 2 3 देन 4 5 देन 6। इसको एज इट इज लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नहीं होती छोटी आंत में। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी, आगे की जो रिएक्शन आप देखने वाली हैं, ये ड्यूओडेनम में ना होकर इनका जजुनम वाले पार्ट में रिएक्शन होती है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने सीधे सीधे सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है कि जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो पैंक्रियाटिक जूस की वजह से हो, चाहे वो इंटेस्टाइनल जूस की वजह से, हर एक रिएक्शन कहां हो रही है? ड्यूओडेनम में। तो अपन एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वही लाइन लिखेंगे, ठीक है? इसलिए मैंने लिखा दिया ड्यूओडेनम में। चलिए, अब क्या क्या रिएक्शन होती है वो देखिएगा। अच्छा, नीचे से कुछ एक लाइन और लिख लो। देखो,
एसिड्स में, डाइपेप्टाइड्स किसमें ब्रेक हो गए, अमीनो एसिड में, और तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है डाइपेप्टाइडेज। क्या नाम है, डाइपेप्टाइडेज। ये सभी रिएक्शन कितने पीएच पर हो रही है, 7.8 पर, शुरुआत में भी एक बार लिख चुके हैं। डाइपेप्टाइड के अलावा अब बचा वसा। वसा का इससे पहले पाचन हुआ था पैंक्रियाटिक लाइपेज द्वारा, किसमें टूटा था वसा, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में। अब वो जो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड है, अब आगे जो डाइग्लिसराइड, अगर मान लो मोनो तक नहीं हुआ है, डाइग्लिसराइड तक ही हुआ है, तो डाइग्लिसराइड को पहले तो किसमें तोड़ा जाएगा, मोनोग्लिसराइड में, और जो पहले से ही मोनोग्लिसराइड में बदल गए हैं वो आगे किसमें बदलेंगे, फैटी एसिड में। आगे किसमें टूट जाएंगे, वसीय अम्ल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएंगे। ओके, एंजाइम कौन सा लगेगा यहाँ पर, एंजाइम लगेगा लाइपेज। अब पता कैसे चलेगा किसका लाइपेज है, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज बोल सकते हैं, ठीक है, आई डॉट लाइपेज लिख रही हूँ, और लाइपेज की वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी आंत्र रस का जो लाइपेज है उसके कारण पूर्ण पाचन हो जाएगा वसा का। ठीक, सबका हो गया, जितने भी स्टार्च में डाइसैकेराइड बदले थे सब मोनोसैकेराइड बदल गए, सभी डाइपेप्टाइड किसमें ब्रेक हो गए, अमीनो एसिड्स में, ग्लिसराइड या फैट किसमें ब्रेक हो गया, अपने फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस में एक जो न्यूक्लियेसेस वाली रिएक्शन आपने लिखी, जिसमें न्यूक्लिक एसिड किसमें टूटा था, न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक हुआ है। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड को भी अभी और आगे टूटना है, तो न्यूक्लियोटाइड आगे किसमें टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड किसमें ब्रेक होगा, न्यूक्लियोसाइड में। कौन सा एंजाइम लगेगा, न्यूक्लियोटाइडेज। एंजाइम कौन सा लगेगा, न्यूक्लियोटाइडेज। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये और आगे ब्रेक होगा किसमें, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा, और इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप, थोड़ा बहुत पानी भी रिलीज होता है। और एंजाइम कौन सा लगेगा यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइडेज। अच्छा, जिन लोगों को न्यूक्लिक अम्ल पता है, डीएनए और आरएनए किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा। नाइट्रोजन क्षार और प्यूरिन पिरिमिडिन आपने नाम सुना है, वही वाले। पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर या राइबोज शुगर। ठीक, तो जिससे मिलकर बना होगा, पाचन के बाद अपने उसी प्रोडक्ट में
पदार्थ में उपस्थित जल को अवशोषित किया जाता है। अपचित पदार्थ में उपस्थित जल को अवशोषित किया जाता है। दूसरा, म्यूकस का स्राव